Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agarwal. I'm here again with another set of actual problems from CET examinations meant for admission to MCA, MSc Computer Science, MSc OR, MSc Software Reliability, and so many other courses in so many good central universities. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ कर चुके हैं. 2023 का एग्जाम है. 2023 में दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 2 में एंड शिफ्ट 3 में. शिफ्ट 2 ऑलरेडी कवर हो चुका है, नाउ इट इज द शिफ्ट 3. अब ये जो क्वेश्चन है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लोगों को आता ही है. इसका एक्सपेंशन फर्स्ट थर्ड सेकंड मैंने पहले भी बताया हुआ है, माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड. अब इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए, इसे थर्ड मान लीजिए. और जब भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो, फर्स्ट थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड. अब राइट हैंड साइड से आपने इसे कॉपी कर लिया, b/√2 प्लस c/√2. अब दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, a.c माइनस 1/√2b माइनस a.b. अब ये माइनस आएगा बट माइनस तो प्लस अंदर आ जाएगा, 1/√2c इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. अब आ जाते हैं कि क्यों उसने दिया था कि ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स. नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब ABC यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका हर सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा. इसका मतलब B एंड C वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. और लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या होती है? XP प्लस YC इज इक्वल टू 0 मस्ट इंप्लाई X इज 0 एंड Y इज 0. मतलब दोनों कोएफिशिएंट्स 0 होंगे तभी कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस. ओके, यदि एक भी कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो गया देन दे बिकम्स लीनियरली डिपेंडेंट. But we are given these to be non-coplanar. Non-coplanar means linearly independent. If three vectors are linearly independent, then every subset of two vectors or one vector is also linearly independent. तो it means यहाँ से मुझे मिल गया a.c is equal to 1/√2 और दूसरे वाले से मुझे मिल गया a.b is equal to minus 1/√2. अब मुझे एंगल निकालना है ए एंड बी के बारे में, तो मैं खाली इससे कंसर्न हूँ, पहले वाले से मैं कंसर्न ही नहीं हूँ. मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा इज माइनस 1/√2 और दोनों ये यूनिट वेक्टर्स हैं. इसका मतलब cos थीटा इज माइनस 1/√2. 1/√2 होता है cos π/4, बट cos नेगेटिव आने का मतलब है cos इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स पाई माइनस π/4 एंड पाई माइनस π/4 मीन्स व्हाट? 3π/4. cos नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, π/4 स्टैंडर्ड है, तो इट मस्ट बी 3π/4. सो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट. Let's move to the next example. The equation of the bisector of the acute angle, okay, between these two lines. आपको दो नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस गिवन है लाइन की, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, एक एक्यूट बनेगा लेस देन 90, एक ऑब्ट्यूस बनेगा मोर देन 90. आपको इस वाले में एक्यूट के बीच का एंगल निकालना है. तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि जो भी इन दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है आप उन्हें सेम साइन की बना दीजिए. ये कांस्टेंट टर्म है +7, ये है -2, तो आप इन दोनों को सेम साइन का बनाएंगे. दैट इज दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट. उसके लिए आप दूसरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आपने लाइन 1 लिख ली, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और आपने लाइन 2 लिख ली अपनी, -12x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो पहली कंडीशन थी C1 एंड C2. C1 पहले का कांस्टेंट, C2 दूसरे का कांस्टेंट, उन दोनों का सेम साइन बना लिया. अब हम निकालते हैं A1 A2 प्लस B1 B2. I hope you must have done these things in your classes. A1 plus A2 plus B1 plus B2. -4 -5. Okay. तो 12 चौबीस 32 36 plus 20, that is less than 0. It means bisector between acute angle is A1x plus B1y. स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले, फिर पुट कर देंगे सीधा. आप एग्जाम में डायरेक्टली करिएगा, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. ये तो अभी आपको सिखाया जा रहा है, इसलिए लिखना जरूरी है कि जिससे किसी को फॉर्मूला याद ना हो तो इसे इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े. ये सब चीज़ें ठीक है. ये फॉर्मूला आ गया आपके पास, ऊपर इक्वेशंस आई, आप डायरेक्टली पुट कर लीजिए. तो यहाँ से मैं इधर आ जाता हूँ, तो मेरे पास आ गया 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस साइन है, लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ 144 प्लस 25। 169 इसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा, लेफ्ट का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाला स्क्वायर रूट आपका 5 आ गया क्योंकि 25 है, और ये वाला 169 दैट इज 13 आ गया। अब फिर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और हमें कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सी चॉइस हमारा आंसर होगी, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड में एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्रिक करा है। आप सेकंड और फर्स्ट को देखिए, यदि मैं फर्स्ट को 9 से डिवाइड करता हूं तो सेकंड टाइप की मिल रही है। बेसिकली मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपनी चॉइस को, तो ये हो गया 99x 9 27 माइनस 27y प्लस 81 इज 0। ये मेरी हो गई सेकंड चॉइस। और अब मैं क्या करूंगा, खाली कांस्टेंट टर्म निकाल के देख लूंगा इसका, तो मुझे पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा, खाली मैं इस एक्सप्रेशन की कांस्टेंट टर्म निकाल लूंगा, व्हाट इज माय कांस्टेंट टर्म कमिंग आउट टू बी, और मैं इनसे मैच कर लूंगा कि माइनस 81 है 81 है, या 101 है, या माइनस 101 है, एंड दैट गिव मी माय आंसर। ओके, क्लियर है ना। इसने ट्रिक क्या करी थी कि पहली वाली स्टेटमेंट को 9 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया था और लास्ट टर्म का साइन बदल दिया था, जिससे स्टूडेंट यदि ऐसा शॉर्टकट यूज करें तो उन्हें गलती हो जाए आंसर की, बट हम नहीं करेंगे ऐसी गलती। तो हम देख लेते हैं इसमें कांस्टेंट टर्म क्या निकलेगी। निकालिए कांस्टेंट टर्म। यहां से आपकी आ गई कांस्टेंट टर्म 7/5, और यहां से कांस्टेंट टर्म माइनस 2/13, ठीक है ना। ये इधर से इधर गया और ये 13 आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 के 21, 1 2 7 के 7 8 9 माइनस 10 अपॉन 13 दैट इज 81 अपॉन 13। तो ये कांस्टेंट टर्म कंपेयर, ठीक है। बट इस केस में सारा जो कांस्टेंट टर्म है वो 13 इंटू 5 से मल्टीप्लाई भी होगी, सो बेसिकली इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 13 इंटू 5 ऑल्सो। तो 13 इंटू 5 एंड 13, क्लियर हो गया। बट जिनको इसमें थोड़ा करना है तो इसे छोड़ते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ से लिखते हैं कुछ और मेथड, हम वही यूज करेंगे जो हम कर रहे हैं। आप इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लीजिए, 13 ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड पे, 3x माइनस 4y प्लस 7 माइनस 12x माइनस, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। ये 13 चला गया इधर, 5 चला गया इधर, और नीचे वाला 0 में मर्ज हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो जो भी नीचे था 13 इंटू 5 वो 0 में चला गया, इसलिए हमें ऊपर 13 इंटू 5 मल्टीप्लाई करना पड़ा। बट उसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इसके बाद सीधा नीचे वाले स्टेप पे आइए। जस्ट इग्नोर दिस, फर्स्ट सिंप्लीफाइड, 13 से इसे मल्टीप्लाई करा, 5 से इसे मल्टीप्लाई करा, राइट को लेफ्ट पे ले गया, जो नीचे का कॉमन था वो 0 में मर्ज हो गया। अब आप इसकी कांस्टेंट टर्म निकाल लीजिए। इट्स कांस्टेंट टर्म इज 13 इंटू 7 माइनस 5 इंटू टी 2, दैट इज 91 माइनस 10 दैट इज 81 प्लस 81। यहाँ पे माइनस 81 है गलत है, यहाँ पे माइनस 101 है गलत है, यहाँ पे प्लस 101 है गलत है, यहाँ पे प्लस 81 सही है। तो इट मीन्स सेकेंड चॉइस इज द राइट चॉइस। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या था, आप इसे पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, बट ऑब्वियसली इल टेक टाइम। और हमें किसी ने कहा नहीं है कि हमें सॉल्व करना है, हमसे तो उन्होंने एक आंसर मांगा है और हमें चॉइसेस गिवन है, तो हम इसलिए चॉइसेस का एडवांटेज उठाएंगे। सब लोगों को समझ आ गया। कभी भी एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चंस बनती है, नेवर ट्राई टू सॉल्व दैट टिल द एंड। वहीं से अपने कॉफिशिएंट, कोई भी एक कॉफिशिएंट पहले मैच करने की कोशिश कीजिए, बट ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ ट्रिक करी है एग्जामिनर ने, उसे आपको फेल करना है। एग्जामिनर की ट्रिक को पहले इन्हें मल्टीप्लाई करके सेम फॉर्मेट में ले आइए। यदि कैसे, क्योंकि हम पहले वाले को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नीचे वाली टाइप की फॉर्म आ रही है, खाली यहाँ -9 आ रहा है। ओके, तो ये ट्रिक करी कि बाई चांस मुझे 81 मिलता और मैं इसको गलती से उठा लेता, बट मुझे इसलिए मैंने सेकंड इक्वेशन को भी 9 से मल्टीप्लाई करके उसी फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। अब मेरा कांस्टेंट है +81, पहली चॉइस है -81, ऑब्वियसली आई कैन नॉट गो फॉर इट, आई विल गो फॉर द सेकंड वन। सो दैट्स अ वेरी गुड मेथड। बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी में डेवलप कीजिए इस कैरेक्टरिस्टिक को कि आप डायरेक्टली आंसर कर सकें चीज़ों को बिना बहुत एंड तक जाए। एंड देन कम्स नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट सीम्स टू बी रिपीटेड एग्जाम्पल, CUT में या निमसेट में या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिपीट होती हैं, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसको भी हम अपने लॉजिक से यूज करेंगे। हमें कहा गया है इस हाइपरबोला को टेंजेंट लिखी जाए इनमें से किस किस पॉइंट पे जो इस स्ट्रेट लाइन को पैरेलल हो।
ये चॉइसेस में मुझे दो दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है किन दो दो पॉइंट पे, किन किन पॉइंट्स पे इस पे और इस पे यदि टेंजेंट डाली जाए तो क्या ये इसके पैरेलल होगी, इस पे टेंजेंट डाली जाए क्या वो इसके पैरेलल होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्योंकि पैरेलल की बात है तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूं, एंड स्लोप होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज -2। इट मीन्स जो भी हमारी डिजायर्ड टेंजेंट है उसका स्लोप भी -2 होना चाहिए। बट हाइपरबोला से स्लोप आएगा कैसे, दैट इज 2x minus 2y y dash is equal to 0. It means x minus y y dash is equal to 0. It means y dash is equal to minus x upon y. Okay, क्योंकि x आ जाएगा y y dash या y y dash आ जाएगा x, and I am given that it should be -2. So मैं दूसरी इंक यूज करता हूं जिसको आपको क्लियर रहे। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है ये होना चाहिए -2 के बराबर। जब भी दो नंबर नेगेटिव आए इट मींस वो दोनों नंबर्स अपोजिट साइन के होने चाहिए। इनमें से एक नंबर पॉइंट का एब्सिस है, दूसरा उसका ऑर्डिनेट है, तो इट मींस उन पॉइंट्स पे मुझे टेंजेंट डालनी है हाइपरबोला के जिन पॉइंट्स के एब्सिस साइन ऑर्डिनेट अलग अलग साइन के हैं, तभी मेरा स्लोप नेगेटिव आ पाएगा। इन दोनों का साइन सेम है, ये मेरा आंसर नहीं है। इन दोनों के साइन सेम है, ये मेरा आंसर नहीं है। दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, नॉट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों नेगेटिव नॉट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों पॉजिटिव नॉट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज माई आंसर। सो हाउ इजी, यू नो। और इससे आपका लॉजिक भी डेवलप होता है। ओके, साथ ही साथ आप चीज़ों को लॉजिकली जब सोचना शुरू कर देते हैं तो खाली मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ही नहीं, रीजनिंग की प्रॉब्लम भी आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एक आपका माइंडसेट उस तरीके का बन जाता है कि मुझे इसे क्रिटिकली एनालाइज करना है। आई हैव नॉट टू डू इट जस्ट मैथमेटिकली, बट आई हैव आल्सो टू ट्राई टू डू इट लॉजिकली। ओके, तो वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी डेवलप करता है बहुत ज़्यादा, और वही आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जामिनेशंस के लिए भी और अदरवाइज ऑल्सो। आपका पूरा विजन ही बदल जाता है, आपका पूरा लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाता है यदि आप इस तरीके से चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं। तो इस केस में आपका मेन फोकस हो जाता है टू गेट द आंसर। ओके, टू गेट द आंसर इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, और वो ही टारगेटेड अप्रोच होती है जो लाइफ में हमें सक्सेस देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एक फंक्शन गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0। हम सबको पता है फंक्शन कब 0 पे कॉन्टिन्यूस होता है, व्हेन इट्स लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू। तो हमें ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस। तो बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्टली भी लिखा जा सकता था, फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स टू बी 0, बट उसकी जगह उन्होंने इसे थोड़ा सा रिफ्रेज कर दिया जिससे जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इसमें कंफ्यूज रहे। बट क्वेश्चन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली खाली लिमिट ऑफ द फंक्शन निकालने का है व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग 0। तो हमने इसे चेक करा तो ये हमारी फॉर्म आ गई 1⁻∞, क्योंकि tan 0 0 होता है तो cot 0 इन्फिनिटी हो जाता है, और 1⁻∞ का शॉर्टकट हम सबको पता है, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग लिमिट x टेंडिंग टू 0 x प्लस 1 माइनस 1 cot x। ये मैं पहले भी लिख चुका हूँ बट मैं फिर लिख देता हूँ जिन लोगों ने वो वाला लेक्चर ना मेरा अटेंड करा उनके लिए। यदि मेरे पास है लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) रेज टू gx, और ये फॉर्म है 1⁻∞, देन दिस लिमिट इज सेम एज e लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) माइनस 1 इंटू gx। बहुत इजी हो जाता है इससे करना। तो ये मेरे पास कितना आ गया, e लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन 10x। x upon 10x is 0/0 form. We all know that is limit 1. So e raised to 1, that is e. So my answer is third choice. So limit x tending to 0, 10x by x, that is 0 sin x by x into 1 by cos x. यदि आपको याद ना हो तो that is limit x tending to 0 sin x by x. So you should be very fast, you know. You should be very fast. So this answer is E. So there is another very good example, and then we reach the next example and the last example of this particular set of problems. तो हर सेट में हम 5 प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। मैं कोशिश ये रहती है कि आपको नए से नया मेथड सिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के आपको उसे सिखा सकें। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion. This type of situation is peculiar to CUET. Assertion statement टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जामिनेशन में, और मैंने पहले भी बताया जैसे आपको DU में एडमिशन चाहिए MCA में, देन गो फॉर CUET, या JNU में चाहिए या BHU में चाहिए या और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहिए, देन गो फॉर CUET।
निमसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज CUET, और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता। CUET का अनदर एडवांटेज है कि यहाँ से जितने भी कॉलेजेस से MCA करते हैं उन सबकी ड्यूरेशन 2 साल है और वैल्यू सेम है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने MCA की ड्यूरेशन 2 साल कर दी, बट निमसेट ने अभी उसे इंप्लीमेंट नहीं करा NITs ने, बट और सब ने उसे इंप्लीमेंट कर लिया। DU हुआ, JNU हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया हुआ, BHU हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद हुआ, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हुआ। ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ ने नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रखा है, तो इसलिए अब कोई लॉस नहीं होता। पहले स्टूडेंट्स को लगता था MBA करेंगे 2 साल में होगा, MCA 3 साल में होगा। तो जिस समय MCA इंट्रोड्यूस करा गया था उस समय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए 1 साल उसे ऐड कर दिया गया था, 3 साल का बना दिया गया था। बट अब तो कंप्यूटर इज़ क्वाइट वेल वर्स्ड, तो 2 साल की डिग्री है, उसके बाद आप जॉब ले लीजिए, और जॉब मिल ही जाती है इतनी अच्छी जगह से। आप MCA करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे और अपने आप को साथ ही साथ प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, तो जॉब मिल जाएगी। तो आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, लाइक यू विल बी एज गुड एज एनी अदर कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होता उस केस में। ओके, तो 2 साल का MCA क्वाइट अट्रैक्टिव। अब मुझे 2 नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस दी हुई हैं। देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम को जब आप करते हैं, व्हेन यू ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, तो आपको इसमें डिटर्मिनेंट लेना होता है। आई एम नॉट हैविंग मच स्पेस विद मी हेयर, बट मैं देखता हूं क्या दूसरी स्टेटमेंट तो सही है। इफ D is 0, D for determinant, then the 3 linear equations are consistent and have infinitely many solutions if D1 is, D2 is, D3 is 0. D1 क्या होता है, लाइक जैसे आपकी इक्वेशंस है AX इज इक्वल टू B, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ओके, तो आपका यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, देन इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है, देन सब्जेक्ट टू दीज कंडीशंस इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बड़े जरूरी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। खाली डिटर्मिनेंट ऑफ A को 0 देख के आप नहीं कह सकते कि इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। इनकंसिस्टेंसी की सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है ना, उस केस में इनकंसिस्टेंसी की सिचुएशन भी आ सकती है, तो उस तरीके से आपने नहीं सोचना है। तो बेसिकली करते क्या है वो लोग, D1 का मतलब है x के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसे ओमिट कर दिया, y का रखा, z का रखा और कांस्टेंट वाला रखा, वो डिटर्मिनेंट भी 0 आना चाहिए। D2 का मतलब है y के कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स जो कॉलम बना उसे छोड़ दिया, x का कॉलम लिया, z का कॉलम लिया और कांस्टेंट कॉलम लिया। समझ आ गया ना व्हाट आई एम सजेस्टिंग। और D3 में z वाला कॉलम ओमिट कर देते हैं, x और y का लेते हैं और साथ में कांस्टेंट लेते हैं। यदि वो डिटर्मिनेंट भी 0 आ जाते हैं तब हम खाली ये फॉर्म करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा। इसी को जब हम एडवांस मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इफ रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देन इट इज सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और उसमें 2 केसेस होते हैं, इफ दिस रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे इस केस में 3 है, या लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं और इस केस में यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। दैट इज द होल थियरी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, इन टर्म्स ऑफ रैंक। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप जानते ही होंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड का कॉलम भी ऐड कर लिया जाए तो उसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ऑगमेंटेड मींस इंक्रीजिंग द ऑर्डर, ओके, ऑगमेंटिंग समथिंग। तो इस केस में आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है, आपका डिटर्मिनेंट है 5 - 7 1, दूसरा डिटर्मिनेंट है 6 - 8 - 1, और तीसरा वाला आपका आ गया 3 2 -6। आप इसे चेक कीजिए, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब आराम से इसे चेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट एवरीबॉडी नोज हाउ टू फाइंड इट आउट। तो इसने कहा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, तो पहली चॉइस असर्शन तो गलत है मेरा। अब हम देखते हैं क्या हम डायरेक्टली कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। ये गलत है, यहाँ पे कह रहा है ए ट्रू है, यहाँ पे भी कह रहा है ए ट्रू है, यहाँ पे भी कह रहा है ए ट्रू है, तो ये तीनों चॉइस गलत हो गई, ये चॉइस सही हो गई। इवन यदि आपको रीजन का जस्टिफिकेशन नहीं भी पता होता तब भी आपको ये पता था कि आंसर इसमें 4th चॉइस होगी, बट वैसे हमें लकीली पता है कि जो रीजन है वो सही है, बट ये रीजन ए का है भी नहीं वैसे। दिस इज द क्रैमर्स रूल, जो हम क्रैमर्स रूल पढ़ते हैं 11th 12th में, और कॉलेज में आके उसी को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, द कॉन्सेप्ट इज ऑल रिलेटेड, आई विल एक्सप्लेन दिस इन वन ऑफ माय लेक्चर्स if you do not know about it. So that's something which is very interesting. When I teach higher classes, like when college level, I normally refer to rank of A and rank of augmented matrix. Okay, so that was this particular problem.
So this set is also done, and I hope you must have learned things and keep on learning, but learn it smartly. See you soon. All the best.